एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो कैसे एक ऐसी ताकत बन गई जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उस एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की, जिसके फैसले लंदन के आलीशान कमरों में नहीं बल्कि भारत की धूल भरी सरहदों पर लिए जा रहे थे। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम था मसालों और कपड़ों का व्यापार करना, वो आखिर अपने पड़ोसियों को कंट्रोल करने वाली एक साम्राज्यवादी ताकत बनी तो बनी कैसे? चलिए इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। और इसका जवाब सच कहूं तो बहुत सीधा सा है। ये कभी भी अपनी रक्षा या डिफेंस के बारे में था ही नहीं। ये थी सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य बढ़ाने की भूख। हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशों की हर एक चाल, हर एक संधि और हर एक लड़ाई एक सोची समझी प्लेबुक का हिस्सा थी, और उस प्लेबुक का बस एक ही मकसद था, एक्सपेंशन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उत्तर से। नजर डालते हैं हिमालय की गोद में बसे राज्यों भूटान और नेपाल पर, और देखते हैं कि उनके साथ ब्रिटिशों के रिश्ते कैसे थे। और यहीं पर हमें उनकी उस प्लेबुक का पहला पन्ना खुला हुआ दिखता है। दुनिया को दिखाने के लिए ऑफिशियल कारण ये दिया गया कि भाई भूटान की तरफ से बॉर्डर पर छापे पड़ रहे हैं, लेकिन असली वजह थी पैसा। उन्हें द्वार इलाकों पर कंट्रोल चाहिए था, जो उस जमाने में भारत तिब्बत ट्रेड के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं थे। तो बहाना सुरक्षा का और मकसद सरासर मुनाफे का। और जाहिर है इस टकराव की कीमत सिर्फ और सिर्फ भूटान ने चुकाई। सिंचूला की संधि हुई जिसने भूटान से उसके सबसे उपजाऊ द्वार इलाके छीन लिए, और ब्रिटिशों ने क्या किया, फौरन उन जमीनों पर चाय के बागान लगा दिए। मतलब कब्जा भी करो और मुनाफा भी कमाओ। और बात यही खत्म नहीं हुई। 1910 आते आते तो भूटान अपनी विदेश नीति भी खुद तय नहीं कर सकता था, उस पर भी ब्रिटिशों का ही कंट्रोल हो गया। अब नेपाल की तरफ देखें तो कहानी कुछ अलग नहीं थी। एंग्लो नेपाल वॉर के बाद हुई सुगौली की संधि। नतीजा, नेपाल को गढ़वाल और कुमाऊं जैसे बड़े और अहम इलाके छोड़ने पड़े। लेकिन ब्रिटिशों के लिए यहाँ फायदा डबल था। एक तो जमीन मिली, और दूसरा उन्हें अपनी सेना के लिए दुनिया के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक गोरखा सैनिक मिल गए। और हाँ, शिमला और मसूरी जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन बनाने का मौका भी। अच्छा, अब उत्तर से जरा पूरब की ओर चलते हैं, बर्मा की तरफ, और देखते हैं कि कैसे दशकों तक चली लड़ाई के बाद ब्रिटिशों ने बर्मा पर अपना शिकंजा कसा। तो सवाल ये है कि बर्मा में ब्रिटिशों को इतनी दिलचस्पी क्यों थी? देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, बर्मा के जंगल, खासकर वहां की टीक वुड, जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड थी। दूसरा, उन्हें अपने फैक्ट्री में बने माल को बेचने के लिए एक नया बाजार चाहिए था। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी था, उन्हें साउथ ईस्ट एशिया में अपने सबसे बड़े दुश्मन फ्रांस को आगे बढ़ने से रोकना था। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये साफ दिखाती है कि ये कोई एक झटके में नहीं हुआ। ये एक धीमी, सोची समझी प्रक्रिया थी। लगभग 60 साल लगे और 3 बड़ी लड़ाइयां हुईं, जिनके जरिए बर्मा की आज़ादी को टुकड़ों में धीरे धीरे छीना गया। पहले युद्ध में कोस्टल इलाके गए, दूसरे में निचला बर्मा, और फिर 1885 तक पूरा का पूरा बर्मा ब्रिटिश इंडिया का एक हिस्सा बना दिया गया। और जंग जीतने के बाद कीमत वसूली गई। पहले एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद बर्मा पर जानते हैं कितना? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। उस जमाने में ये एक बहुत ही बड़ी रकम थी। और इसका मकसद सिर्फ हर्जाना लेना नहीं था, मकसद था बर्मा की आर्थिक कमर तोड़ देना, ताकि वो फिर कभी अंग्रेजों के सामने सिर उठाने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन पैसों से भी कहीं बड़ी कीमत थी इंसानी जानों की। सिर्फ उस एक लड़ाई में करीब 15,000 सैनिक मारे गए थे। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इनमें से ज्यादातर भारतीय सिपाही थे। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य तो बढ़ रहा था, लेकिन उसकी कीमत चुकाई जा रही थी भारतीय खून और भारतीय खजाने से। चलिए अब उस इलाके का रुख करते हैं जो शायद ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का सबसे मशहूर और सबसे खूनी अखाड़ा बना, अफगानिस्तान। और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे इतिहास में द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन और रूस के बीच की वो जबरदस्त रणनीतिक दुश्मनी। यहाँ पर ब्रिटिशों ने अपनी सबसे अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, जिसे कहते थे फॉरवर्ड पॉलिसी। इसका फंडा एकदम सीधा था। रूस के हमले का इंतजार मत करो, खुद आगे बढ़ो और अपने पड़ोसियों पर कंट्रोल कर लो, चाहे दोस्ती से, संधि करके, या फिर जरूरत पड़े तो तलवार के जोर पर, ताकि भारत की सरहदें पूरी तरह से सेफ हो जाएं। हालांकि अफगानिस्तान को लेकर अंग्रेजों में भी हमेशा एक जैसी सोच नहीं थी। 2 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट थे।
एक तरफ थी जॉन लॉरेंस की पॉलिसी, जिसे मास्टरली इनएक्टिविटी कहते हैं, मतलब दूर रहो, उनके अंदरूनी मामलों में दखल मत दो। और दूसरी तरफ थे लॉर्ड लिटन, जिनकी पॉलिसी थी प्राउड रिजर्व, यानी अग्रेसिव रहो, साइंटिफिक बाउंड्रीज बनाओ और अपने इलाके को हर कीमत पर बचाओ। और आखिरकार अग्रेसिव पॉलिसी ही जीती। दूसरे एंग्लो अफगान वॉर के बाद हुई गंधमक की संधि। इस संधि ने अफगानिस्तान को एक तरह से ब्रिटिशों का प्रोटेक्टोरेट, मतलब एक संरक्षित राज्य बना दिया। अब अफगानिस्तान का अमीर अपने विदेशी मामले ब्रिटिशों की सलाह के बिना नहीं चला सकता था और उसे काबुल में एक ब्रिटिश एजेंट को भी रखना था। मगर ये ग्रेट गेम भारत को बहुत बहुत महंगा पड़ा। जो पहला एंग्लो अफगान वॉर था वो एक पूरी तबाही साबित हुआ। उसने भारतीय खजाने पर 1.5 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया। और ये बात फिर से याद रखनी होगी, ये पैसा ब्रिटेन का नहीं था, ये भारत का पैसा था, जो एक ऐसी जंग में फूंक दिया गया जिससे भारत का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और पैसे से भी ज्यादा इंसानी जानों का नुकसान हुआ। उस एक जंग में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सोचिए, 20,000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लॉर्ड ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी की असलियत थी, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही था। तो भूटान, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, इन सारी कहानियों को देखने के बाद ब्रिटिश पॉलिसी का असली चेहरा कैसा दिखता है? चलिए अब इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो अगर हम इन सबको एक साथ रखें तो वो इंपीरियल प्लेबुक बिल्कुल साफ नजर आती है। उसके कुछ सीधे साधे नियम थे। नियम नंबर 1, अपने साम्राज्य को फैलाते रहो और साइंटिफिक बाउंड्रीज बनाओ। नियम नंबर 2, जहां भी जाओ वहां के रिसोर्सेज जैसे चाय, लकड़ी, जो मिले उसे निचोड़ लो। नियम नंबर 3, अपने दुश्मनों खासकर रूस और फ्रांस को अपने साम्राज्य से दूर रखो। और सबसे जरूरी, गोल्डन रूल, इस पूरे खेल का सारा खर्च, चाहे वो पैसा हो या इंसानी जान, हमेशा भारत से ही वसूला जाएगा। और आखिर में एक सवाल पर सोचना जरूरी है। ब्रिटिशों ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए जो ये वैज्ञानिक सीमाएं खींची थीं, जैसे कि ड्यूरांड लाइन, सोचिए कि वो लकीरें आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और यहाँ के झगड़ों पर कितना गहरा असर डाल रही हैं। ये इतिहास आज भी हमारे साथ, हमारे बीच जिंदा है।